कोई अमोल चतुर्वेदी आए। हाँ जी, अमोल चतुर्वेदी, बताइए भाई। हाँ, नमस्कार सर जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, बताइए चतुर्वेदी। मेरे पास तिवारी जी है। चर्चा करना चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो नाम है वो ब्राह्मण ने दिया है सरनेम, और हाँ, बाबा साहेब ने ही 4 वर्ण को हजारों जातियों में बांट दिया है। हाँ, दे दीजिए, तिवारी को दे ओके। दीजिए। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर वो अपन गूगल सर्च कर रहे थे चतुर्वेदी सर के साथ, हुँ, तो हुँ। अपन उसमें देखे कि इनका नाम कैसे पढ़ा करके, इनका जो बेसिक नेम था वो सकपाल करके सरनेम दिया था। अच्छा जी, भीमराव रामजी सकपाल। ओके। सर से उनका सकपाल सरनेम सही है ना? और उसके बाद ना सर वो उसमें दिया था, गूगल के अंदर ही सर्च मारे अपन, और उसमें ना अम्बा वाडेकर करके उस जगह थी, तो नाम होना चाहिए था, लेकिन वो नाम ना वैसा नहीं है। और हुँ, किसी हुँ। बुक वाले ने, क्या नाम था सर, गेल ऑटेबम एक हुँ, बुक है, उसमें दिया था कि इसका जो नाम है वो उसके एक चहीते शिक्षक थे, वो एक प्री शिष्य थे उनके, तो उनके नाम हुँ, पर जो है हुँ। वो अम्बेडकर पड़ा है करके। हुँ। हाँ सर, ये इन्हीं पर हम हमारी बहस हो रही फेक न्यूज़ है वो पूरी थी। जी तरह से सर। फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ हाँ, हाँ। इसीलिए है क्योंकि बाबा साहब के अपने जो पोते हैं राजरत्न अम्बेडकर जी, वो स्कूल में गए थे और उस स्कूल का पूरा बही खाता निकलवा दिए जब बाबा साहब पढ़े थे उनसे पहले का भी, और जितने जी, जी, वहाँ जी। के प्रिंसिपल हुए हैं सबका नाम उन्होंने निकलवा दिया और हाँ, उन्होंने हाँ। ये दिखाया कि बाबा साहब से भी 5 क्लास पहले उनके भाई हुँ, हुँ। पढ़ते थे, उनका भी सरनेम अम्बेडकर था, जबकि वो 5 क्लास जी, जी, आगे जी। थे बाबा साहब से पहले के। जी, सर। यानी अम्बेडकर नाम जो है किसी ब्राह्मण का नहीं था और आज तक कोई ब्राह्मण अपना सरनेम अम्बेडकर नहीं रखता। हुँ, हुँ, हुँ। वहां पे कहानी क्या आई है कि वो जिस जगह से रहते थे, सरनेम बदलता है ना, आज देखिए ना कितने लोग कितना सरनेम रखते हैं। जी, जी, सर। विवेकानंद का असली नाम क्या था? नरेंद्र दत्त नाम था। नरेंद्र, नरेंद्र हाँ, दत्त वो था, तो है। विवेकानंद नाम से जाने गए। जी। शुकिति जो हैं, वो सिद्धार्थ गौतम नाम से जाने गए या शाक्य मुनि हाँ, गौतम नाम से जाने गए। हाँ, हाँ, मूलशंकर हाँ। त्रिवेदी जो हैं, उदयानंद सरस्वती नाम से जाने गए। तो जी, जी। नाम तो अब कोई ये कहे कि ये सारे नाम कोई ब्राह्मण ही आके दे रहा है, तो ये तो गोटी जबरदस्ती फिट करना हुआ ना। अब जी। मान लेते हैं कि 10वीं क्लास में जब नाम लिखा रहा था और अम्बा हुँ, वडे सरनेम लिखा रहा होगा, वहाँ पे प्रिंसिपल होगा तो अगर वहीं पे वो भी रहा क्योंकि वही तो देखेगा ना कि बच्चे का क्या नाम रखा रहा है, उसी को पारित हाँ, करना हाँ। है। अब वहाँ जी, पे जी। मान लेते हैं अम्बेडकर लिखा गया, उसने पारित कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि उसने अपना सरनेम उठा के दे दिया और उन्होंने अपना सरनेम ले लिया। जो संस्कृत हुँ, पढ़ने हुँ, उसी स्कूल में नहीं दिया उनको, वो अपना सरनेम उठा के दे हुँ। देगा? बताइए। जी, जी। जी, जी, बाबा जी। साहब को संस्कृत 9th क्लास में नहीं लेने दिया। बाबा साहब घर गए, रो रहे थे, पिताजी आए पूछे काहे रो रहे हो? तो कह रहे हैं कि हमको संस्कृत नहीं लेने दिया। कह रहे हैं कि तुम संस्कृत पढ़ के क्या करेगा? तुमको नहीं, स्कूल से बाहर बैठ के पढ़ते थे। तो जो हुँ, व्यक्ति हुँ, उनको पानी नहीं क्लास में पीने देते थे, इस हुँ। क्लासरूम से बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, वो सरनेम दे देगा। सब कहानी बनाई जाती है चेपने के लिए। जी, जी, जी। दूसरा आपका क्या प्रश्न था? दूसरा वो अपन एक वही सर्च मारे थे उसमें कि हुँ, पहले जो हुँ। वर्ण व्यवस्था थी करके चल रही थी, तो हुँ, संविधान में हुँ। जातियों का क्या उल्लेख है करके सर्च लिखा था, उसमें सर्च किए थे। तो अच्छा संविधान जी। में कोई जाति का उल्लेख है क्या करके, तो उसमें तकरीबन संविधान में जो है 11,000 जातियों का उसमें ज़िक्र किया है। अच्छा जी। और एक और क्लेम है सर, हुँ, मनुस्मृति हुँ। में जातिवाद नहीं है। अच्छा, तो हाँ, हम वो शुद्ध है मनुस्मृति खोल देते अच्छा, मनुस्मृति संविधान से पहले है कि संविधान से बाद में है? वो पहले का है। पहले का है, यानी कि जातिवाद पहले होगा, तभी ना कॉन्स्टिट्यूशन उस जातिवाद को नहीं, दूर वो करने के जातिवाद लिए नहीं बोल रहा मैं, अधिकार देगा। वर्णवाद है वहाँ, वर्णवाद है, जातिवाद नहीं, नहीं, वर्णवाद था अच्छा वो, जातिवाद नहीं है, वर्णवाद। मैं आपको मनुस्मृति ओपन कर देता हूँ, अभी देख लेते हैं जातिवाद है या वर्णवाद है। ये है आपका मनुस्मृति, चौखाम्बा पब्लिकेशन सबसे ऑथेंटिक, इसमें शिक्षा मंत्री का नाम तक है इसके प्रमाणित करने में। ये मैंने ओपन हाँ, कर दिया है, ये है मणिप्रभा टीका, सबसे ऑथेंटिक माना जाता है मनुस्मृति में। अध्याय चैप्टर 10 है। अब इस चैप्टर 10 में ये जातियों का नाम मैं आपको दिखाता हूँ। आप कह रहे थे ना कि इसमें जाति कहाँ है? तो ये लाइन से आप जातियाँ आ जाइए, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। 11 नंबर श्लोक है ये। 11 नंबर आप देख रहे हैं श्लोक? हाँ सर, और नीचे। और 11 नंबर से पहले 10 नंबर श्लोक है। इस 10 नंबर श्लोक में कहता है ब्राह्मण से 3, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण वाली स्त्रियों में। क्षत्रिय से 2 यानी वैश्य और शूद्र वर्ण वाली स्त्रियों में, और वैश्य से 1 यानी शूद्र वर्ण वाली स्त्री में उत्पन्न ये 6 प्रकार के पुत्र निकृष्ट कहे गए हैं। यानी यहाँ बात आती है कि अगर आपके जो 4 वर्ण हैं, वो चारों की अलग-अलग अगर शादी हो गई अलग-अलग वर्ण में, तो वर्ण संकर जो
बच्चे पैदा होंगे वो निकृष्ट कहे जाएंगे, यानी कि नीची जात कहे जाएंगे। पहले से नीचा है वर्ण में, लेकिन अब अलग अलग शादी हो गई तो नीची जात कहेंगे। अब 11 नंबर में क्या कहता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण वर्ण की कन्या में, यानी क्षत्रिय अगर ब्राह्मणी से शादी कर लिया, उसका जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको सूत कहेंगे। देखिए, आप जातियां आपकी बन रही है, आप कह रहे थे ना जातिवाद नहीं है, आप जातियां बन रही है, सूत। वैश्य से क्षत्रिय वर्ण की कन्या में, वैश्य अगर क्षत्रिय से शादी कर ले, जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको मागध जाति होगा, और ब्राह्मण वर्ण की कन्या से उत्पन्न होगा उसको वैदेह कहते हैं। ठीक है, आप जातियों का निर्माण दिखा रहा हूं, ये बताएगा पूरा कैसे जाति आप किसको बनाए हैं। 12 नंबर, शूद्र से वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न क्रमशः अयोग्य। अगर शूद्र जो है वैश्य लड़की से शादी करेगा तो उसका बेटा अयोग्य, क्षत्रिय ब्राह्मणी से शादी करेगा तो उसका बच्चा छता, और मनुष्यों में निच्चतम चंडाल संज्ञक होता है। समझ रहे हैं ना, अगर शूद्र जो है ब्राह्मणी से शादी करके बच्चा पैदा करेगा उसको कहते हैं चंडाल। तो ये जातियां आपका निर्माण हो रही हैं। अब 13 नंबर देखिए, अनुलोम क्रम से उच्च वर्ण वाली पुरुष से नीचे वर्ण वाली स्त्री में एक वर्ण के अंतर स्त्री में उत्पन्न अम्बष्ट। अम्बष्ट कहते हैं अगर ब्राह्मण जो है वैश्या से शादी करके जो बच्चा उत्पन्न करेगा वैश्या से, उसको अम्बष्ट कहते हैं। फिर अगर ब्राह्मण जो है उससे नीचे क्षत्रिय से करेगा तो उप्र, उससे नीचे करेगा संज्ञक पुत्र। जिस प्रकार रोग हैं ये क्रम से, मतलब ये आपके वो छता कहलाएगा, ये फिर वैदेह कहलाएगा। जैसे जैसे मैरिज हो रही है एक वर्ण की दूसरे में, तो ये जातियां बन रही हैं। अब एक और मजे की बात दिखाता हूँ आपको, 14 नंबर। हाँ, ये सारे वर्ण संकर से आपकी नई नई जातियां उत्पन्न हो रही हैं, यानी प्रॉपर जातिवाद आपके अंदर आ रहा है। द्विजों से अनंतर, द्विजों से अनंतर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से अनंतर, एकांतर और द्वयंतर वर्ण वाली स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र जो कहे गए हैं वो मातृदोष, माता की नीच वर्णता से उत्पन्न उनके संस्कार से माता की जाति के अनुसार ही मनवादी महर्षियों ने बताया है। यानी ये बता रहे हैं कि माता से भी नीच जाति की माता है तो उसका दोष लग जाता है। 15 नंबर में इन्होंने जो आज आभीर हैं, यादव जिनको कहते हैं, उनकी उत्पत्ति बताई गई। कैसे, तो ब्राह्मण अगर वैश्या से शादी करे तो उसके बच्चा क्या होगा, अम्बष्ट। अब उस अम्बष्ट से फिर से ब्राह्मण शादी करे तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको कहते हैं आभीर। ठीक है, यानी वर्ण संकरों में वर्ण संकर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो देखें आवृत, आभीर, धिगड़ों पैदा हो गए। इसी तरह से 16 नंबर में फिर से अलग आप जाति बताओगे। फिर ये जाति जाति देखें, निषाद की उत्पत्ति आपने बता दी। 10-8 में शूद्र वर्ण की कन्या से उत्पन्न पुत्र पुक्कस। निषाद से शूद्र में शादी होगा तो पुक्कस, और शूद्र से निषाद की कन्या में उत्पन्न होगा तो संज्ञक कहलाता है। तो यहाँ पे अब बताइए निषाद कौन सा वर्ण है? निषाद तो वर्ण नहीं है ना, लेकिन निषाद की शादी शूद्र से हो रही है तो फिर एक नई जाति पैदा हो रही है। शूद्र की शादी निषाद से हो रही है तो एक और जाति पैदा हो रही है। तो आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था दोनों है। आगे ये पूरा वर्णन है। सबसे खास बात क्या है आप लोगों की, जो शेख होते हैं मुस्लिमों में, शेख होते हैं ना, उसको भी आपने बताया है कि वो आपके जनरल कास्ट का है जो जनेऊ नहीं पहनता। 21 नंबर में आपने उसको व्रात्य कहा है। व्रात्य मतलब होता है ऐसा द्विज जो जनेऊ नहीं पहनता। तो आप लिखते हैं व्रात्य संज्ञक ब्राह्मणों से ब्राह्मणी में भुज कंटक संज्ञक पापी उत्पन्न होता है, पुत्र उत्पन्न होता है। देश भेद में, यानी अलग अलग देश में आवंत्य, वटधान, पुष्पद और शैख संज्ञाएं भी हैं। शैख भी आप उसको कहते हैं, यानी शैख भी आपका ब्राह्मण भाई है आपका अपना। आपने ये भी लिख रखा है। और तो और खास बात क्या है, शैख को आपने जनरल माना है, बिना जनेऊ का जनरल। लेकिन जिनको आपने नीचा कहा है उनको तो नीचा कहा ही है। एक और आपका दिखा रहा हूं मैं, ये सारा ऊपर से जितना ही आप देखते जाएंगे सब में है ही है। ये देखिए 31 नंबर, ब्राह्य, प्रतिलोमज अर्थात आयोगव, छता तथा चंडाल, ये तीनों चारों वर्णों की स्त्रियों ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रा में से कुल मिलाकर 15 प्रकार के अपने से ब्राह्य तथा हीन संतानों को उत्पन्न करते हैं। 15 जाति तो आपने इन्हीं को मिला के पैदा कर दी। तो ये जातियां जो आप सोच रहे थे ना कि संविधान से जाति आई है, नहीं, आप जातियां आप लोगों ने पहले से बना के रखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि उन जातियों को चिन्हित करके बराबर अधिकार दे दिया। जिसका अधिकार आपने छीन रखा था, आपने नीच बना रखा था। अब कैसे नीच बनाया था उसकी भी दास्तान देखिए, वो भी दिखा देता हूं। 33 नंबर, वैदेह,
जाति वाला पुरुष आयुगौ जाति वाली स्त्री में मैत्रेयक संगक जाति वाले माधुरभाषी पुत्र को उत्पन्न करता है, जो प्रातः काल घंटा बजाकर राजा आदि बड़े लोगों की स्तुति करता हुआ जीविका करता है। अब जीविका लेके आते हो कि कौन जाति क्या काम करेगा, तो घंटा बजाने का काम आपने दे दिया। जो वैदेह जाति वाला है अयोग्य जाति की स्त्री से शादी करेगा, जो बच्चा पैदा होगा वही घंटा बजाएगा, ये काम दिया आपने। अब आइए काम पर देख लेते हैं। अब आपने उसके नीचे निषाद का काम दिया। निषाद जाति वाला पुरुष जाति वाली आयुगव जाति वाली स्त्री में यानी नाव से जीविका करने वाले, देखे नाव कैसे जीविका करना है काम बताते जा रहे हो आप, मार्गो या दास संज्ञक पुत्र को उत्पन्न करता है। और आर्यावर्त के निवासी लोग कैवर्त केवट मल्लाह कहते हैं। तो आप उन जातियों को क्या काम करना है वो भी लिखोगे आप। 35 नंबर, फिर इनको जूठा खाना अन्न खाना, कौन जूठा खाएगा ये सब बताओगे। और दिखाता हूं आपको, अब ये देखो 36 नंबर, इसमें कहेगा कि निषाद जाति वाला पुरुष वैदेह जाति वाली स्त्री करावर संज्ञक चर्मकार, देखिए अब यहाँ ब्रैकेट में आपने चमार लिख दिया, चर्मकार जाति वाले पुत्र को उत्पन्न करता है। फिर क्या लिखते हैं आगे कि और वैदेहक जाति वाला पुरुष निषाद तथा करावर जाति वाली स्त्रियों में क्रमशः अंध्र और मेद संज्ञक जाति वाले पुत्रों को उत्पन्न करता है। ये दोनों ग्राम के बाहर निवास करते हैं। अब आपने यहाँ जाति भी ले ली, चर्मकार चमार जाति का नाम लिया, और भी कई जातियों का निषाद नाम लिया, करावर, और क्या कहा ये दोनों ग्राम के बाहर निवास करते हैं। आपने ये भी बता दिया कि गांव में भी इनको नहीं रहना है। फिर इसके बाद से आगे ये सब तो आप कहते ही जाते हैं, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये देखिए 38 और 39, 38 39 में चंडाल जाति वाला पुरुष से पुक्कस जाति वाले स्त्री में शुपाक संज्ञक पुत्र उत्पन्न होता। सज्जनों से निंदित यह पापी जल्लाद का काम करके जीविका करता है। अब आपने फिर एक वर्ण संकर बच्चा बताया और उसको कहा कि यही काम जल्लाद वाला ही काम करके जीविका चलाएगा। तो आपने क्या किया है कि एक तो वर्ण संकर बनाया, जातियां बनाई। जातियां होना कोई बुरी बात नहीं थी, आपने उन जातियों को वो बना दिया कि वो ये काम करेंगे और वो काम नीचा है, आपने निंदित बोल दिया, पापी तक बोल दिया। 40 नंबर में क्या लिखता है, वर्ण संकर के विषय में इन जातियों की इनकी यह माता है, इनका यह पिता है, इसकी अमुक जाति है, वह माता पिता के कहने से दिखाया गया है और छिपकर या प्रकट करके इन कर्मों को जानना चाहिए। अब ये भी बोल दिया कि इनको छिप के या जैसे भी करके जानना चाहिए कि कौन कौन से जाति के हैं, इसीलिए आप जातिवाद पता लगाते रहते हो। आगे ये देख लीजिए मनुष्यों में नीच जाति कैसे प्राप्त होती है, कौन जो है यज्ञोपवीत करेगा कौन नहीं करेगा। ये देखिए आपने 44 नंबर में कितनी जातियों का नाम लिया, पौंड्रक, चौंड, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, शक का नाम ले लिया, पारद, पहल्लव, चीन का नाम लिया, किरात, दरद और शक। ये पहले भूतपूर्व क्षत्रिय जातियां थीं, लेकिन अब ये शूद्र बना दी गई हैं। आप ये भी लिख रहे हो, ये पहले क्षत्रिय जाति थी, जब बुद्धिस्ट थी तब क्षत्रिय जाति थी। शक वगैरह ये सब, पहल्लव ये सब बुद्धिस्ट थे, ये बुद्धिस्ट संबंध बनाए थे। इनको आपने शूद्रत्व को ये भी लिख दिया कि हमने शूद्र बना दिया इनको, बुद्धिस्ट थे सब। तो अब 45 में आपने क्या लिख दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के मलेच्छ भाषा भाषी या आर्य भाषा भाषी से जो बाह्य जातियां हैं वे सभी दस्यु कहलाती हैं। अब आपने ये भी बता दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा जो कोई भी भाषा बोलता है, भले ही आर्य ही भाषा काहे नहीं बोले, तो भी उसको आपने दस्यु बना दिया। दस्यु डकैत के क्या बना दिया आपने, दास बना दिया। तो ये फिर ये निंदित काम दे दिया आपने 46 में कि ये जाति ये निंदित काम करेगी। 47 में आपने लिख दिया कि सूतों का कुचवानी, रथ आदि का हाँकना, अम्बष्ट का काम चिकित्सा करना। देखिए अम्बष्ट जो है वर्ण संकर है, और वर्ण संकर चिकित्सा जिसको आप दोगला भी कहते हो। फिर वैदेहक का काम अंतःपुर की रक्षा करना, यानी जनाना घर की रक्षा करना। मागधों का स्थल मार्ग से व्यापार करना। अब वैदेहक जाति कहाँ से आई थी, अंतःपुर की रक्षा कौन करता था, मुगलों के हरम होते थे, आपने जातियां बना दी वैदेहक। अब देखें 48 में आपने क्या लिखा, निषादों का मत्स्य कार्य यानी मछली मारना, आयोगों का बढ़ईगिरी करना, आयोगों बढ़ईगिरी करेंगे, मेद तथा आंध्र एवं चुच्चू और मदगू जाति वालों का जंगली पशुओं को मारना। देखें सबका आपने यहाँ पे लिख दिया है कौन क्या काम करेगा। अपना काम आप लेके बैठ गए कि पढ़ना है, एक ही काम आप। अब ये देखिए 49 नंबर में जीवों को मारना, फंसाना, कांसे, मूरज, बाजा बजाना, ये सब दिया। 50 में क्या लिखा, इन वर्ण संकर जातियों को चैत्य द्रुम,
आ रहा हूँ। चैत्य ध्रुव मतलब ये ध्यान से देखिएगा, क्या कहा आपने 50 नंबर में चैत्य ध्रुव यानी कि बुद्धिस्ट की जो शिल्पकला है उनके चैत्य बनाना। ये वर्ण संकर जातियों को चैत्य ध्रुव, शमशान, पहाड़ और उपवनों में अपनी अपनी जीविका का कर्म करते हुए निवास करना चाहिए। आपने ये भी बोल दिया पहाड़ पे कौन रहेगा, शमशान में कौन रहेगा, जंगल में कौन रहेगा। तो सारे जातियों का काम ये देखिए आपने 51 में चंडाल तथा स्वपच को गांव से बाहर निवास करे, अपपात्र हो उनका धन कुत्ते तथा गधे हों। देखिए उनको बैल घोड़ा नहीं रखना है, इसीलिए घोड़ा पर चढ़ता है तो लोगों को लगता है कि उनकी बहन पे चढ़ गया है, उनकी पुआ पे चढ़ गया है, हैं? वो लिख भी दिया बैल गाय घोड़ा आदि नहीं, कुत्ता और गधा ही उनका धन है। तो गांव से बाहर निवास करना है। तो आपने फिर इसके बाद से 52 में लिख दिया कफन इनका वस्त्र हो। देखिए कफन इनका वस्त्र, कफन पहनेंगे, फूटे बर्तनों में भोजन करें। अरे अच्छे बर्तन में कर लेगा तो क्या दिक्कत होगी। इनके भूषण लोहे के बने हों और सर्वदा भ्रमण करते रहें, घुमंतु बने रहें। तो अब बताइए इतना सारा तो मैंने श्लोक दिखा दिया आपको। अब बताइए कि जाति हम्म। व्यवस्था उनका काम नीचा कहाँ से आया है? बोलिए तिवारी। हाँ सर, और दिखा ये जो आपको? बुद्धिस्ट का जो बोल रहे थे उसमें बुद्धिस्ट का पहले आया था कि मनुस्मृति पहले आई थी सर? भाई बुद्धिस्ट में तो इक्वालिटी थी ना। आपने कभी सुना है कि उनके विश्वविद्यालय नालंदा विक्रमशिला 77 से ज्यादा बुद्धिस्ट मिल गए। महिलाओं के वो महाविहार मिल गए जहां वहां पढ़ती थी। वो भी हम्म। भारत के जो वजीरे आला हैं उनके घर, उनका गांव है वहीं पे मिला है उस जगह पे। जी। तो वडनगर में मिला है। अब बताइए कि जो जमीन से निकल रहा है वो पुराना चीज ना निकलेगा, नया चीज तो जमीन के ऊपर मिलेगा। जी जी। बोलिए एक भी राम कृष्ण दुर्गा काली की मूर्ति जमीन से मिली है? नहीं मिली है ना। आजकल बनाई जा रही है, आजकल मंदिर बन रहा है। पुराना जितना बना था वो जमीन से खोदने पर निकल रहा है, पुरानी चीज है। और सब बुद्धिज्म का है। तो सीधी सी बात है पहले बुद्धिज्म था। आज तक नालंदा विश्वविद्यालय में किसी को रोका गया? कभी सुना है आपने? किसी ट्रेवलर आया पढ़ पढ़ के 15-15 20-20 साल पढ़ पढ़ के गए हैं, लिख के गए हैं? किसी ने लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शूद्रों के प्रवेश पर नहीं था, रोक था, या क्षत्रियों के या वैश्य के या ब्राह्मण पर रोक था, या इस जाति का रोक था? कभी कहीं पे भी आपने पढ़ा है? उनके यहाँ इक्वालिटी थी ही नहीं वर्ण व्यवस्था उस समय। ये बुद्धिज्म के खत्म होके ब्राह्मणों ने अपने को सर्वे सर्वा दिखाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई है। समझ में आया आपको? जी सर। अब बताइए कि संविधान में जो जाति व्यवस्था की जो चर्चा आई है, वो हाँ हाँ। जो आपने ये कह रखा है ना कि गांव के बाहर निवास करे, ये यही काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं, आप हर काम कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई करो। अब वो कहेगा कि हमको तो, हमारे पास तो पैसा नहीं है क्योंकि हमको तो घर से गांव से बाहर रहते थे, कह दिया कि कफन पहन के रहोगे, हमारा सब चीज छीन लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम आपको वो देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, हम पैसा दिलाएंगे, आपको पढ़िए। जो चीज नहीं हुआ है, 1000 साल से आपको रोका गया है, तो अगले 1000 साल तक हम आपको दिलाएंगे। आप पढ़िए, लीजिए, सब हक लीजिए, आप पढ़िए, तब आप स्थान लीजिए। तो आप लोगों को उसमें भी दर्द होता है हाँ कि अरे ये तो रिजर्वेशन ले लिया, रिजर्वेशन ले लिया। वो हाँ, देखा नहीं भाई, हैं? हाँ जब आप उसको हाँ। हक ही नहीं दिए हैं, जिसको आपने गांव से बाहर निकाल दिया, उसका जमीन छीन लिया, उसके घर का एक एक रुपया छीन लिया, कफन पे रहेगा, जूठा खाएगा, जो सही बर्तन तक नहीं रख सकता, टूटे फूटे बर्तन में जो खाएगा, उसके पास कहाँ पैसा होगा भाई? उसको तो फिर देना पड़ेगा ना सरकार को। इसीलिए तो प्रतिनिधित्व आया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिनिधित्व देता है उन लोगों को जिनको हक अधिकार नहीं मिला है। वो जातिवाद नहीं फैलाता, जातिवाद को कम करता है। इसीलिए जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से देखिए एससी एसटी भी पढ़ लिख के कुछ कुछ बन रहे हैं। जब तक नहीं था तब कोई बन पा रहा था? बोलिए। ये उनका इतिहास तो देखना पड़ेगा सर। तो यही तो इतिहास आपने लिख तो रखा है ना। आपके पूर्वज ने मनुस्मृति लिख तो रखा है। अब इससे बड़ा इतिहास आपको क्या चाहिए? पीढ़ी दर पीढ़ी मैं आप तो लोग वही ढो पूछ के रहा हूँ लेके सर, आए ये हैं। बुद्धिस्ट से पहले का है कि बात कह करके? बुद्धिस्ट से पहले का कैसे हो सकता है? आप लोगों को बुद्धिस्ट की तो लिपि पढ़ने आती नहीं थी। हाँ मतलब बुद्धिस्ट के बात का है ना सर, मतलब आपके अनुसार ये? जब बुद्धिज्म था तब आपका मनुस्मृति होता तो इतने मेगस्थनीज आया था ईसा से 300 साल पहले। उसको नहीं दिखता आपका मनुवाद? फाहियान आया था 4वीं सदी में, 7वीं सदी में ह्वेनसोंग आया था, और 7वीं जी सदी सर। के लास्ट में आया था इत्सिंग। इन सबको दिख जाता ना। ये तो जी जी 15 सर। 15 20 साल यहाँ गुजार के गए हैं। भारत के कोने हाँ हाँ। कोने में घूम घूम के गए हैं, हर जगह बोले हैं। हर 10 कदम, हर 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पर बोल रहे हैं यहाँ हमको स्तूप मिला, यहाँ 2 स्तूप देखा, यहाँ 5 स्तूप देखा। एक मंदिर आपका नहीं मिला वहां पे। एक, न जी राम जी। मिले, न कृष्ण मिले, न दुर्गा मिली, न काली मिली। वहां हर जगह तारा देवी मिली, अवलोकितेश्वर बुद्ध मिले, बुद्ध मिले। जी। जैन का भी 1-2 चीजें कहीं कहीं कुछ दिख गई,
लेकिन आपका प्राइमरिज्म का कुछ नहीं मिला, आप थे कहाँ उस समय? जी, जी। तो ये इतिहास है ना फिर। और कुछ डाउट है तो बोलिए फिर। नहीं, नहीं, काफ़ी रात हो गया सर। मैं ना क्या बोलते हैं, कोई डाउट हुँ। रहेगा ना, अभी किसमें संपर्क होगा सर आपसे? जैसे मैं डायरेक्ट करूँगा तो? आप सीधे-सीधे रेशनल वर्ल्ड पे संडे, ट्यूसडे, थर्सडे हाँ। 7:30 से लेके 11:30 के बीच में आप जुड़ जाइएगा। लाइव होता है, लाइव चलते रहेगा, चैनल खोल शाम को लीजिएगा सर, सर्च शाम मार को। के। हाँ, डेली शाम को, ठीक है? बाकी यही है। ठीक है फिर, जी चलें। सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, चलें। ये ब्राह्मण थे और ये अपना मनुस्मृति नहीं पढ़े थे और यहाँ पे मनुस्मृति पढ़ रहे थे। देखिए, ब्राह्मणों को भी अपना मनुस्मृति नहीं पढ़े हैं ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जा दिया गया है। अरे पढ़ लीजिए, आपकी किताबें ही इतना सफिशिएंट है, बाबा साहब ने जला दिया। अब तो इनको बचाना पड़ रहा है, धर्म तो आपको कह देगा मिलावटी है, ये है, वो है। हैं? काहे कहता है वो? एक ही तो ठेका लिया था, दूसरों को बोल दिया तुम कफन खाओ, जंगल से बाहर रहो, तो वो लोग जंगल से बाहर रहे, ये ठेका लिया कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे। वही काम ठीक से नहीं किया। अब कह रहा है मिलावटी है, यानी वो ठीक से काम किया था, झूठ बोल रहा है आपकी मिलावटी है। तब ये चीज़ें हैं।